नमस्कार छात्र छात्राओं सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 10 के मैथ को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने चैप्टर 1 को कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 2 यानी बहुपद पर आए हैं। तो आज हम लोग केवल और केवल बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, आज हम लोग बड़े अच्छे ढंग से और बिल्कुल एक देहाती तरीके से हम लोग बहुपद को समझेंगे। बच्चे बहुपद ही नहीं समझ पाते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो आइए हम लोग आज बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटी सी एक बहुपद की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके व्यापक रूप में उसको लिखेंगे, फिर समझेंगे कैसे कैसे व्यंजकों को हम बहुपद पहचान पाएंगे, या जैसे कोई व्यंजक हो हम बहुपद बता पाएंगे या बहुपद नहीं है तो बता पाएंगे। तो देखिए, आइए हमारा NCERT किताब से कक्षा 10 मैथ चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो देखिए, हम लोग अगर बहुपद की परिभाषा की बात करें, बहुपद की परिभाषा तो बहुत ही साधारण शब्दों में हम इसे समझेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी आप कुछ नहीं समझ पाए होंगे। तो हम लोग देखिए, कोई भी व्यंजक हो, जैसे गणितीय संक्रियाओं से सम्मिलित कोई भी, जैसे अगर हम लिखें, जैसे हम लिख दें यहाँ पर x² + 2x + 3, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि जो चर है हमारा, चर क्या होता है? चर हमारा वो होता है जो गणितीय संक्रियाओं में जिसका मान चेंजेबल हो, यानी कि चेंज होता रहे, तो उसे चर कहते हैं। और जो मान एकदम चेंज ना हो सके गणितीय संक्रियाओं में, उसे हम लोग अचर कहते हैं। तो यहाँ पर इस परिभाषा के अनुसार जो हमारा चर है, चर की घातें देखिए, ये हैं चर की घातें, यहाँ पर भी है एक घात। तो ये होनी चाहिए ऋणोत्तर पूर्णांक। कैसी होनी चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक। अब आप समझ रहे होंगे ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है, तो पूर्णांक होना चाहिए बट ऋण नहीं होना चाहिए, ऋण से इतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, और पूर्णांक होना चाहिए। जैसे हम बात करें, जैसे 0, 1, 2, 3 और आगे जितना भी आप सोच सकते हैं, बट ये x की घातों के मान होने चाहिए। ऐसा हमारा x की घात होनी चाहिए, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आगे जितना भी। लेकिन x की घात -1 नहीं होनी चाहिए, -2 नहीं होनी चाहिए, -3 नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ये नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग लिखें x² + 1/x + √3, ऐसा लिख दें। अब आप सोच रहे होंगे ये बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये तो पॉजिटिव घात है, बट अगर इस x को ऊपर ले जाएंगे
ऐसे x की घात -1 हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी नेगेटिव घात आ गई। और लेकिन हमारी परिभाषा क्या कह रही है, चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो फिर हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। तो फिर ये बहुपद नहीं है, ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग लिख दें, देखिए हम लोग ऐसा लिख दें √x+2 ऐसा लिख दें, तो यहाँ पर देखिए x की घात, अब इस रूट को तो आप जानते हैं, x की घात 1/2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो ये पूर्णांक तो नहीं है, ये तो 0.5 हो गया। ठीक है, ये 1/2 पूर्णांक नहीं है, तो फिर ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुपद के बारे में। अगर हम लोग व्यापक रूप में इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए अगर हम किसी बीजीय व्यंजक को px a0 + a1x + a2x स्क्वायर प्लस an x की घात n ऐसा लिखें। बट देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास a0 a1 a2 an इस प्रकार के फलन को हम लोग बहुपद कहेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात ये समझें कि भाई यहाँ पर, यहाँ जहाँ a0 a1 a2 an ये वास्तविक संख्याएं हों, क्या हों, वास्तविक संख्याएं। ये हम कक्षा 9 से बात कर रहे हैं आपको, वास्तविक संख्याएं हों, वास्तविक संख्याएं हों। और देखिए जहाँ an इज नॉट इक्वल टू 0 हो और n जो है x की घातें जो हम बात कर रहे हैं n ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। तो इस प्रकार के फलन को हम लोग वास्तविक संख्याओं के चर x के लिए बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, इस प्रकार के फलन को। देखिए हम लोग सीधी परिभाषा की बात करें, व्यापक रूप से बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार के फलन को वास्तविक संख्याओं पर चर x का बहुपद कहेंगे। और देखिए ये a0 a1 a2 an ये हमारे गुणांक हैं इसके। ठीक है, x के गुणांक हैं। ठीक है, x के गुणांक हैं, तो इसको भी आप समझते रहिएगा। तो देखिए अगर हमारी ये a0 a1 a2 an ये संख्याएं यदि पूर्णांक हैं, यदि ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, ये यदि सभी पूर्णांक हैं तो ऐसे बहुपद को पूर्णांकों का बहुपद कहेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अच्छा यदि ये सभी संख्याएं क्या हों, परिमेय संख्याएं हों, तो इस प्रकार के बहुपद को परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। परिमेय
संख्याओं का बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बहुपद को समझा, तो हम लोग अब पहचान कर पाएंगे कि किस किस प्रकार से हम लोग बहुपद बता पाएंगे बहुपद है या नहीं। तो सीधा सा फंडा है, जो यक्स की घातें हैं, जो चर की घातें हैं, तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और देखिए पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। तो हम लोग जैसे अगर बात करें, जैसे हम लिख दें 4x² + 7x + 3, ये हमारा पूर्णांकों का बहुपद है। ठीक है, अगर हम लिख दें, देखिए 3x² या फिर 3/4 कर दें, यहाँ पर 4/3 कर दें, यक्स कर दें, और प्लस अंडर रूट और कुछ कर दें, +5 कर दें, तो देखिए ये हमारा परिमेय संख्याओं के लिए बहुपद, इसको हम लोग बता सकते हैं। अगर देखिए हम ऐसा लिख दें 3x² - अंडर रूट 3x प्लस यहाँ लिख दें अंडर रूट 2, तो ये वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। क्या है? वास्तविक संख्याओं। देखिए इसमें परिमेय संख्याएं भी हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हैं, तो हम लोग इसको कंप्लीट रूप से वास्तविक संख्याओं के लिए बहुपद कह सकते हैं। तो इतना आप लोगों ने समझा है, तो थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ समझते रहिएगा। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए अब अगर हम किसी बहुपद को मानक रूप में लिखना चाहें तो फिर कैसे लिखेंगे? देखिए यक्स की घातें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखने को बहुपद को मानक रूप में लिखना कहते हैं। मतलब जैसे ऐसे है, जैसे हमने यहाँ पर x की घात 5 ले लिया, यहाँ पर x की घात 7 ले लिया, यहाँ पर x की घात 4 ले लिया, यहाँ पर x की घात 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने 5 लगा लिया, यहाँ हमने 2 लगा लिया, यहाँ हमने x की घात 9 ले लिया, यहाँ हमने 5 जोड़ दिया। तो ये बहुपद मानक रूप में नहीं लिखा है, तो इसमें आप क्या करेंगे? या तो भैया सबसे बड़ी घातों को, अब बहुपद की घात थोड़ी सी ये भी चर्चा करें, बहुपद की घात क्या होती है? तो देखिए बहुपद की घात वही होती है जो हमारे चर में सबसे बड़ी घात होती है। तो देखिए इस बहुपद में हमारी x की सबसे बड़ी घात 9 है, तो यदि आप आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सेट कर दीजिए, x की घात 9, फिर इसके बाद में इससे छोटी वाली, तो देखिए 2x की घात 7 लिख दिया, फिर इसके बाद में आप इससे छोटी वाली घात लेंगे, तो हमने 5x की घात 5 लिख दिया, फिर आप x की घात 4 ले लें, फिर आप x की घात 2 ले लें, फिर आप 5 ले लें। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? अवरोही क्रम में, पहले 9 फिर 7 फिर 5 फिर 4 फिर 2। ठीक है, यदि आप ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दें, इसको उल्टा करके लिख दें, तो भी ये मानक रूप कहलाएगा, और इस प्रकार से लिख दें तो ये भी मानक रूप होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मानक रूप में लिखना समझ लिया है। और देखिए और अगर बात करें, तो देखिए अब हम लोग यदि बात करें कि बहुपद की घातें, अभी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की है, तो जो सबसे बड़ी ये चर की घात हो वही हम लोगों की बहुपद की घात कहलाएगी। तो इस पर तो चर्चा हो ही गई। अब कक्षा 9 में देखिए थोड़ा सा सिखाया जाता है एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिए
एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद ये क्या होता है? देखिए, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, क्या क्या हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, बहुपद में केवल एक पद हो, ठीक है, एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे हम लिख दें 2x 5x की घात 4 4u की घात 5, ठीक है, यहाँ पर लिख दें 6t की घात 7। तो ये सभी हमारे एक पदी बहुपद हैं, एक पदी बहुपद। इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा करते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। बस जैसा नाम वैसा काम, बहुपद में जिस बहुपद में दो पद हो, क्या हो, दो पद हो। जैसे अगर हम लोग लिखें, जैसे हमने लिख दिया 5x² + 2 6x³ + 8, जैसे हमने लिख दिया 6u की घात 4 + 2x, ठीक है। तो आप इस उदाहरणों से समझ गए होंगे कि द्विपदी बहुपद क्या होता है। मतलब यहाँ x की घातों से लेना देना नहीं है, आपको दो पद मिल जाएं और बीजीय गणित के हिसाब से लिखे हों, तो देखिए ऐसे बहुपद हमारे द्विपदी बहुपद होंगे और चर यक्ष के द्विपदी बहुपद है। और एक हेडिंग है हम लोगों की त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो बस जैसा नाम वैसा काम, जिस बहुपद में तीन पद हो, ठीक है, तीन पद हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2u की घात 3 + 2u² + 5, ये देखिए तीन पद हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। 3x की घात 3 + 5x - 2, ठीक है। ऐसे बहुपद हमारे त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। और एक हेडिंग और चलती है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। तो देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, जैसे हम एक उदाहरण से समझाएं, जैसे 0x³ + 0x² + 0x, जो हमारा वेरिएबल होता है उसके गुणांक यदि सभी शून्य हों तो फिर ऐसा बहुपद हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने समझा। इसके बाद में देखिए थोड़ी सी हम लोग चर्चा और करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? तो आगे बात करते हैं। जैसे हम लोग, एक हमारी हेडिंग होती है रैखिक बहुपद, फिर दूसरी हेडिंग होती है द्विघात बहुपद, फिर तीसरी हेडिंग होती है त्रिघात बहुपद। उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पर देखिए यक्स यू, यहाँ पर देखिए इनमें आप जनरली यूज क्या कर सकते हैं, यक्स वाई जेड भी, यू भी और डब्ल्यू भी और टी भी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, चर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप मायने नहीं रखता है कि भैया हम यक्स ही ले रहे हैं यू भी ले रहे हैं, तो आप कुछ भी चर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग रैखिक बहुपद की बात करेंगे। देखिए यहाँ देखिए हम लोगों के पास होता है रैखिक, क्या होता है, रैखिक बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो लाइनियर पॉलिनोमियल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। एक घात यानी आप समझ ही गए होंगे हमारी भाषा से
एक घात, जैसे यक्स की सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए, तो ऐसा बहुपद हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2x+3, ठीक है, और देखिए हम लोग 3u+2 ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3y+3। तो ऐसे बहुपद हमारे रैखिक बहुपद कहलाएंगे, यानी कि लाइनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। और इसके बाद में देखिए होता क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो देखिए जिस बहुपद में x की सबसे बड़ी घात 2 हो, तो उस बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद, यानी कि इसकी इंग्लिश की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, ये इंग्लिश होती है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसे आप समझते रहिएगा, ये हम लोगों को द्विघात बहुपद में बहुत से सवाल भी करने हैं। तो जैसे हम लोग इसकी बात करें, तो जैसे हमने लिख दिया x² + 2x+5, ऐसा बहुपद हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं u² + 2u+3, ऐसे भी लिख सकते हैं t² - 2t - 5, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, u t x y z कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ी सी और बात करते हैं, तो होता क्या है, एक त्रिघात बहुपद भी होता है। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात को हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें बस सीधी सी इसके नाम से ही हम लोग जान गए कि जिस बहुपद में x की सबसे बड़ी, यानी चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो उदाहरण से हम लोग समझ ही लेते हैं, x³ + 2x² - 5, ऐसा देखिए ऐसा बहुपद हमारा त्रिघात बहुपद। जैसे ऐसे अगर नहीं, तो देखिए x की घात 3 - 2x² + 2x + 5, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है। यहाँ x की जगह आप u, t, w कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया है। अब हमारी एक हेडिंग बचती है रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना, तो इसे भी हम लोग साथ के साथ समझ लेंगे। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो देखिए रैखिक बहुपद का क्या करते हैं, ये तो आपने समझ लिया। रैखिक बहुपद का शून्यक, क्या हमारी हेडिंग है, रैखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है, ये हम लोगों की हेडिंग है। तो देखिए शून्यक वो मान होता है जो किसी बहुपद में चर की जगह रखने पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाए। जैसे हम लोग लिखें, जैसे हमने लिखा 2x+3, 2x+3, इसको हम लोग f(x) के बराबर ले लें, ठीक है, f(x) के बराबर एक फंक्शन टाइप से मान लेते हैं। इसका यदि शून्यक के एक कांस्टेंट है, ठीक है, और एक वास्तविक संख्या है, शून्यक k है। तो देखिए होता क्या है, इस k को रखने पर इसका मान शून्य होना चाहिए, तभी इसको हम लोग इसका शून्य कह पाएंगे। तो देखिए फंक्शन आपके = 0 हो जाएगा। तो आप x की जगह k रख दीजिए, तो 2k + 3 = 0, k का मान निकालें तो -3/2। और जनरली अगर हम लोग इसकी बात करें तो होता क्या है, जैसे अगर हम लोग कोई फंक्शन लें, फंक्शन ऑफ x = ax + b, तो इसका सूत्र अगर हम लोग के यहाँ पर यदि k शून्यक है, तो देखिए k का मान कैसे आएगा, इस अचर k/x का गुणांक, x का
ये सूत्र टाइप से हम लोग बना लेते हैं x का गुणांक और यहाँ पर माइनस, तो इस k का मान ऐसे आ जाएगा। और देखिए जो हम लोगों ने अभी द्विघात समीकरण को पढ़ा था उसको व्यापक रूप में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ax² bx प्लस c इजिकल टू, ऐसे लिख सकते हैं। और जो हम लोगों ने त्रिघात समीकरण को पढ़ा था उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ax³ bx² cx प्लस d। ये हम लोग त्रिघात बहुपद इसको कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। जहाँ हमारा a b c वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर भी a b c d वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए अब हम लोग इसके बाद में अगले क्लास में एक्सरसाइज को लेंगे। तो आप लोगों को यदि हमारा ये बहुपद के बारे में बताया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे, थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर दें, दोस्तों को हमारे बारे में बताएं और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो सही क्लियर रूप से दिख रही है या नहीं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।